हाय, इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पार्थिव ठाकुर हूँ एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा जेएनयू का। मेरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कल ही हुआ है, तो मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स रहेंगे। यूट्यूब पे इस टॉपिक पे कई सारी वीडियोज़ हैं, बट उनमें से एक या दो ही कुछ यूज़फुल हैं, बाकी सारी इतनी यूज़फुल नहीं हैं। मैं आपको एक्चुअल डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि मेरा कल ही प्रोसीजर हुआ है। इस वीडियो के बाद आप जब एडमिशन प्रोसेस के लिए जिस दिन जाएंगे, जिस दिन आपका स्लॉट एंड टोकन आया है, उस दिन आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस जो कि मैंने अंडरगो किए हैं वो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले आप, जैसे मुझे ऐसा लगा था कि जेएनयू कन्वेंशन सेंटर थोड़ा सा रोड साइड पर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनयू के गेट के अंदर जाने के बाद ही आपको काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कि आप पैदल जा सकते हैं, आई वुड से कि आपको ऑटो करना रहेगा। तो ऑटो बहुत आगे तक जाएगा, तब जाके कन्वेंशन सेंटर आएगा। तो ऐसा मैंने सर्च किया था कि जेएनयू के अंदर तीन गेट्स हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3। तो वन ऑफ द गेट्स के अंदर आपको जाना रहेगा एंड देन ऑटो आपको छोड़ देगा कन्वेंशन सेंटर के साइड में। एंड साइड में आपको क्या दिखेगा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप्स, टेंट टाइप के आपको दिखेंगे। तो वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए होता है कि जैसे सपोज़ किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी कम है या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे उससे रिलेटेड। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सारे, तो अगर आप जाना चाहते हैं खुद से ही बिना हेल्प लिए, तो वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी चेकलिस्ट एंड जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, मैंने सब ढंग से पढ़ लिए थे। तो मेरे को ऐसे था कि मेरे को हेल्प की नीड नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गई थी। तो मैं डायरेक्टली उन के बीच में से होके, वह जो जेएनयू कन्वेंशन सेंटर है उसकी बिल्डिंग के अंदर जो गार्ड्स रहेंगे, इजीली वो आपको जो आपका जो टोकन वाला जो पेज है ना, जिसके अंदर आपका स्लॉट लिखा है, डेट, जो टाइम है एंड टोकन नंबर लिखा है, वो वाला आप लॉगिन करके दिखा दो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो वो आपका वो देखेंगे एंड देन वो आपको जाने देंगे अंदर। तो जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे दो हैं, एक तो कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का आपको दिखेगा जिसके अंदर सारे जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे रहेंगे, एंड उसके जस्ट साइड में आपको एक ऑडिटोरियम दिखेगा। तो जो पेरेंट्स हैं उन सबको ऑडिटोरियम के अंदर बिठाया जाएगा। इनिशियली आप भी जाके बैठ सकते हो, बट आपको देन टोकन वाइज बुलाया जाएगा। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज जल्दी पहुंचने वालों को अदर देन टोकन ऐसे ही जाने दिया जा रहा था साइड वाले रूम में काम करने, मतलब काम करवाने के लिए। तो अगर आपका बहुत बड़ा, जैसे मेरे को वहाँ पे एक फ्रेंड मिली, तो उसका टोकन नंबर 250 समथिंग था, तो वो जल्दी आ गई थी, तो उसका जल्दी हो गया वो काम। मैं भी जल्दी आ गई थी तो मेरा जल्दी हो गया, मेरा टोकन नंबर से कम ही था, बट ईजिली हो रहा था। जैसे 50-50 स्टूडेंट्स को वो भेज रहे थे, 50-50 टोकन्स को, क्योंकि 50 में से ऐसा तो नहीं था ना कि 50 के 50 आए थे, तो वो इजीली भेज रहे थे। तो जो ऑडिटोरियम के बाहर एज सच कोई गार्ड्स नहीं होंगे एंड इजीली वो जाने देते हैं पेरेंट्स वगैरह को, बट जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके बाहर अगेन आपको गार्ड्स दिखेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको कोई भी मतलब जैसे आपको ऐसा है कि ये वाला काम कहाँ होगा, तो वो आपको ये भी बता देंगे कि ये वाला काम यहाँ होगा, इस तरह से। तो मेरा स्लॉट था 10:30 का एंड मैं 9:30 पे वहाँ पे पहुँच गई थी। 9 बजे से सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो जाती हैं, तो 9:30 पे सब कुछ ऑलरेडी रनिंग था, सब चल रहा था वहाँ पे। तो जैसे ही मैं पहुँची, मैंने देखा कि वो दूसरे रूम में बुलाया जा रहा है बच्चों को, तो फिर मैं तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ चली गई थी। वहाँ पे जाके मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स की। वन थिंग आई वुड से, अदर देन दिस वीडियो, यू हैव टू रीड केयरफुली द प्री एनरोलमेंट फॉर्म, जो कि आपका आएगा लॉगिन करने के बाद। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपका एक प्री एनरोलमेंट फॉर्म दिखने लगेगा वहाँ पर, जिसकी आपको 5 कॉपीज़ करने को बोला गया है। तो वो जो फॉर्म है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर
आपके ए से लेके जे तक के जो पॉइंट्स लिखे हैं आपको वो पढ़ने रहेंगे। जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, एक आधा पॉइंट जो ऐसा है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है, उसको आप को इग्नोर करना रहेगा अगर आप इंडियन हो तो। उसके अलावा आपको एक चेकलिस्ट भी दी रहेगी, वो भी लॉगिन करे बाद जो पेज आएगा उसी पे चेकलिस्ट रहेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी एक बार ढंग से पढ़नी है। अगर आप ये दोनों भी पढ़ के जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। बट स्टिल मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। तो आपको ले जाना रहेगा एक तो प्री एनरोलमेंट फॉर्म की 5 कॉपीज़, जिसमें से मेरी 4 कॉपीज़ ही यूज़ में आई है, एंड 5th वन में भी आपको खुद के रखने के लिए है, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस एंड जितनी भी नॉलेज मेरे को गूगल से मिली थी उसमें ऐसा था कि आपके 5 के 5 एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 ही सबमिट हुए एंड 5वां मेरे पास है। इवन जो 4th जो हॉस्टल वाला जिन्होंने लिया था उन्होंने भी उसको आधा ही लिया एंड आधा मेरे पास छोड़ दिया। तो ये है। उसके अलावा जैसे ही आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे तो आपको एक सर हैं जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ या ओरिजिनल हैं उनको वेरीफाई करेंगे। तो उसमें ये रहता है कि जो मार्कशीट्स हैं एंड ऑल, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। CUET जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनकी 2 कॉपीज़ आपको रखनी ही है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो 2 भी मांग सकते हैं एंड 1 भी मांग सकते हैं। तो कुछ की तो 1 मांगेंगे, कुछ की 2 मांगेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 ही मांगे, तो हो सकता है सबकी 2-2 भी मांग लें, तो बट 2 से ज़्यादा नहीं मांगेंगे, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी एक जो है आपका CUET का जो स्कोर कार्ड है वो, उसकी 2 कॉपीज़, मार्कशीट्स सारी ओरिजिनल वेरीफाई होंगी। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपका बैचलर्स की जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम है या फिर आपको इशू नहीं हुआ है आपके बैचलर्स वाले कॉलेज से, तो आपको सिंपली एक्सटेंशन फॉर्म भरना रहेगा। वहाँ पे सबको यही कह रहे थे कि अगर आपका सपोज़ आपकी प्रोविजनल डिग्री नहीं आई है या आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं आई है, तो इनमें से कोई भी, या माइग्रेशन नहीं आया है, तो माइग्रेशन की तो अंडरटेकिंग रहती है। एंड आपको, जैसे मेरा जो रिपोर्टिंग थी वो थी अभी 28 जुलाई की, तो ऐसा था कि 14 अगस्त तक मैं सबमिट कर सकती हूँ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन फॉर्म भर के, तो वो काफ़ी सही था। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे वो एक्सटेंशन फॉर्म भर के बाद में दे सकते हैं, बाद में उनका हो जाएगा प्रोसीजर। तो मैं आपको बता रही थी कि CUET स्कोर कार्ड की 2 कॉपीज़ रहेंगी। उसके अलावा 10th की एंड 12th की एंड जो बैचलर्स की कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपके ओरिजिनल में भी चेक होंगी, एंड उसके अलावा उनकी 2 कॉपीज़ अटेस्ट करके, आई मीन आपको सिग्नेचर वहाँ हाथ के हाथ ही कर दीजिएगा, वो आपको देनी रहेगी। उसके अलावा आपकी प्रोविजनल डिग्री ओरिजिनल, कैरेक्टर ओरिजिनल, माइग्रेशन ओरिजिनल एंड इनकी कॉपीज़, उन पर भी साइन करना रहेगा। उसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका आप अलग जो सर हैं वो चेक करेंगे, एंड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चेक होता है, काफ़ी ढंग से वो चेक करते हैं उसको। बाकी अगर वो केस नहीं है तो आपको नॉर्मली आगे दूसरी चीज़ चेक कर लेंगे, जैसे वोटर ID की कॉपीज़, आधार की कॉपीज़ एंड इलेक्ट्रिस, इनमें से जैसे इन सब में से 2 रहेगा आपका, जैसे वोटर ID, आधार, पासपोर्ट या डोमिसाइल, इनमें से कोई भी 2 आपको वहाँ पे दिखाने रहेंगे एंड कॉपीज़ उसकी ले जानी रहेगी 2-2। बाकी डोमिसाइल में एक उन्होंने लिख रखा था कि 6 मंथ से पहले, आई डोंट नो, 6 मंथ से लेस होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि डोमिसाइल में फालतू में क्या एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखी है, तो मैंने वो सिर्फ आधार एंड वोटर ID वाला ही काम किया था। और उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स की जो रिसीट होती है, या PG जहाँ आप रहते हो उसकी रिसीट होती है, इनमें से कोई एक आपको ले जाना रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इजी पड़ता है, तो वो आप उसकी 2 कॉपीज़ आप एक ओरिजिनल ले जाओ। और उसके अलावा एंटी रैगिंग पे एक तो आपका ओरिजिनल एंड एक फ़ोटोकॉपी है, दोनों ओरिजिनल, कुछ नहीं है उसमें, आपको बस आपके साइन चाहिए 2 एंड आपके जो गार्जियन पेरेंट्स हैं उनके साइन चाहिए 2। तो वो एक तो ओरिजिनल, मतलब उसमें
ब्लू पेन से आपका साइन होना चाहिए एंड ऑल, एंड एक उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी रहेगी। ये हो गया ये। एंड उसके अलावा आपके जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म है वो हर जगह 5 लिखा है तो आप 5 ही ले जाइएगा, बट मेरे 4 ही यूज़ हुआ है। एंड ये है। एंड उसके अलावा जब ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा ना, जब जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके अंदर से, तो वो आपको खुद ही बोलेंगे कि आप जो अपना स्कूल है, जो सेंटर है, जो जिसको मैं डिपार्टमेंट बोलती थी, बट वहाँ पे हर चीज़ को ऐसे बोलते कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। तो जो आपका स्कूल है वहाँ से आपको एक स्टूडेंट फोलियो नाम से मिलेगा, तो वो स्टूडेंट फोलियो की आपको 2 या 3 कॉपी वो खुद ही करके दे देंगे। हम नहीं करें तो आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। तो मेरी उस 3 कॉपी उन्होंने खुद ही ने कर दी थी, तो उसमें से 2 कॉपी मेरी काम आ गई और तीसरी मेरे पास ही है। तो एंड उसकी आपको फ़ोटो भी लेने देंगे, वो जो ओरिजिनल है वो खुद ही रख लेंगे, एंड आपको सिर्फ कॉपीज़ ही मिलेंगी, तो वो आपको फ़ोटो लेने देंगे ओरिजिनल वाले की। तो वो आपका रहेगा एक। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इनके अलावा आपको बस ये करना रहेगा कि आप जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म का फर्स्ट पेज जो है वो आप ढंग से पढ़ लें, एंड उसके अलावा जो आपका चेकलिस्ट है वो आप ढंग से पढ़ लो, तो उसके अंदर सब आपको डिटेल दिख जाएगी। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आपको जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म है 5 के 5, वो आपको उसके मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, प्री एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर आपको पेज नंबर जो 3 है, 3 ऑफ 13 पेज का एक प्री एनरोलमेंट फॉर्म रहेगा। इसकी आपको 5 कॉपीज़ करवानी है। ओके, तो इसमें से जो 3rd पेज है उसके अंदर आपको 2 जगह डेट, जिस दिन आपका जो रिपोर्टिंग है उस दिन की डेट आपको डालनी रहेगी, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल, एंड 2 जगह साइन करवा रखे हैं वो आपको करने रहेंगे 3rd पेज पे। उसके अलावा 4th पेज के ऊपर आपके ये डिटेल्स आपको सारी फिल करनी रहेगी, मैं बता देती हूँ कौन सी। एंड उसके अलावा आपके साइन होते रहेंगे, जैसे जो ये सारे 5 के 5 फॉर्म है इन पे आपके साइन करते रहेंगे, वो जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ उसके अंदर। तो जो 4th पेज है 13 में से बस ये 2 ही पेज में आपको फिल करना रहेगा सारे 5 के 5 फॉर्म। तो 4th पेज के ऊपर आपको अपने फादर का नेम एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है वो, उसके अलावा वो कहाँ रहते हैं वो, मतलब जहाँ उनकी पोस्टिंग है वो, उसके अलावा जो आपकी मम्मी है उनका प्रोफेशन लिख दीजिएगा, एंड जहाँ वो काम करती हैं वो लिख दीजिएगा। उसके अलावा आप फॉरेन नेशनल है तो आपको पासपोर्ट या वीज़ा की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है, या एम्बेसी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है, वो उसमें खाली छोड़ दीजिएगा, डैश कर दीजिएगा। उसके अलावा कैटेगरी के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग, स्पॉन्सर्ड, अदर्स, तो उसमें सेल्फ फाइनेंसिंग या स्पॉन्सर्ड जो भी आपकी कैटेगरी है, मोस्टली सबकी सेल्फ फाइनेंसिंग रहती है, मैंने उस पर टिक कर दिया था। देन आपका फादर का मोबाइल नंबर मांगा रहेगा, एंड देन क्रोनिक डिजीज़ आपको है कि नहीं है, यस एंड नो पे आपको टिक करना रहेगा। उसके अलावा आपको एक जगह नाम एंड साइन करने हैं, एंड देन नीचे आपको डेट एंड साइन करने हैं, बस इतना करना है। उसके अलावा आपको JNU के हॉस्टलर पहले हो कि नहीं हो उस पर आपको यस या नो टिक करना है, तो मैंने नो टिक कर दिया था। तो ये आपको 5 के 5 फॉर्म्स के अंदर ये आपको सारी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। तो जो फर्स्ट जो जिन सर के पास मैं गई थी जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, वेरीफाई करे, वो हुआ, फिर उन्होंने साइन कर दिए। उसके बाद उन्होंने पीछे एक और सर थे उनके पास भेजा, तो उन्होंने भी जो ये फॉर्म था उसकी कुछ डिटेल्स वेरीफाई करी एंड चेक करी एंड काइंड ऑफ, एंड फिर उन्होंने भी साइन कर दिए। एंड देन जो एडमिशन ऑफिसर मैम आई गेस वो हैं, तो जो ये सब चीज़ देखती हैं वो आपका जो डेटा है वो थोड़ा बहुत आपका शायद कंप्यूटर पे फीड करती है, आई डोंट नो, वो आपको एक नंबर जनरेट करके देंगी, एंड वो नंबर आपको सारे उस पर लिखना रहेगा। जैसे जो जिसके अंदर, जैसे ऐसे लोग कहते हैं यूट्यूब पे सब लोग बोलते हैं कि प्री एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर 2 पे आपके डॉक्यूमेंट सारे अटैच होंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो मेरे 5 में से 1 ही पे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए गए, एंड उसी पे उन्होंने मेरे को जो मेरा एनरोलमेंट नंबर जनरेट करके मेरे को लिख के दिया। तो वो जो नंबर जो लिख के देंगे वो आपको बची भी 4 कॉपीज़ के ऊपर भी लिखना रहेगा खुद से, तो वो करना रहेगा। उसके बाद वो एक फाइनल स्टैम्प नाम
से उन्होंने लिख रखा था, वहाँ पे जो सर बैठे थे वहाँ जाना रहेगा। एंड वो क्या करेंगे कि आपके एक तो जिस पे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं वो वाला प्री एनरोलमेंट फॉर्म, एंड एक कॉपी वो खुद के पास रख लेंगे। एंड देन बचेगी आपके पास 3 कॉपीज़। तो वो बोलेंगे कि अब ये कॉपीज़ लेके आप जो आपका जो स्कूल है, सेंटर है, वहाँ पे आप चले जाओ। तो मेरी थोड़ी सी सांस फूल रही है क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर जहाँ आपका स्कूल है वो बता देंगे किस साइड का है, तो वहाँ आपको जाना रहेगा। एंड आप पूछ लो कि वहाँ ऑफिस किधर है, तो जो भी वहाँ पे स्कूल या सेंटर का ऑफिस होगा वहाँ आपको जाना रहेगा। तो मैं वहाँ गई, एंड जो सेंटर या स्कूल का जो भी ऑफिस है वहाँ जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे हर जैसे मेरा एमटेक का प्रोग्राम था तो एमसीए के भी सर थे वहाँ पे, एमटेक जो संभालते हैं वो वाले भी सर थे। तो एमटेक वाले सर वहाँ पे मुझे नहीं मिले, फिर एमसीए वाले सर ने भी मेरा काम इजीली, मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे और सारा काम स्मूथली ही हो रहा था। तो एमसीए वाले सर ने मुझसे 2 फॉर्म भरवाए। उसके अंदर एक में तो यही सब था कि आप पहले हॉस्टलर रहे थे कि नहीं रहे थे, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई सा भी जो आप अदर देन दिल्ली, अदर देन जेएनयू अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो वो आपको नहीं भरना है। और मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैंने जो जहाँ मैं पहले रही हूँ हॉस्टल में मैंने वो मेंशन कर दिया, जबकि बस वो जेएनयू का ही था। जेएनयू में नहीं रहे हो आप हॉस्टल के अंदर तो आपको नहीं भरना है, एंड जेएनयू के हॉस्टल में रहे हो तभी वो आपको भरना है, ऐसा कुछ था। बाकी नॉर्मल डिटेल्स वही सब। एंड एक जो फॉर्म था उसके अंदर एबीसी आईडी भरवाई थी। तो मेरे को पता नहीं था क्योंकि किसी भी यूट्यूब वीडियो पे या कहीं पर भी ये बताया नहीं कि एडमिशन प्रोसेस में एबीसी आईडी चाहिए रहती है। तो मेरे पास थी एबीसी आईडी, बट मेरे डिजी लॉकर को लॉगिन करने में मेरे 15 मिनट लग गए थे क्योंकि मेरा दिक्कत आ रही थी थोड़ा, मेरे को ध्यान नहीं थे उसकी क्रीडेंशियल्स। तो वो आपको एबीसी आईडी लिखवा लेंगे वहाँ पर उस फॉर्म में। फिर उसके बाद एक वो प्रिंट करके एक शीट देंगे, उसके अंदर आपको एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट लिखना रहेगा एंड 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखने रहेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन नीचे साइन करके आपको उनको वापस देना रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद वो एक स्टूडेंट फोलियो एक पेज होता है वो आपका बना देंगे। उसमें यही सब लिखा रहेगा कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करें वो, उसके अलावा आपकी खुद की डिटेल्स ऊपर रहेंगी। एंड उसके नीचे डिक्लेरेशन रहेगा कि हाँ मैं कहीं हॉस्टल में नहीं रही हुई हूँ या रही हुई हूँ तो कब से कब तक, ये एंड ऑल। तो मैंने बता दिया कि अगर आप जेएनयू के हॉस्टल में नहीं रहे हो तो आपको खाली छोड़ना है। उसके अलावा आपकी एबीसी आईडी लिखी रहेगी, आपको वो डेट लिखनी है एंड साइन करना है। बस यही आपको करना रहेगा उस पेज के ऊपर। एंड देन वो पेज जो है उस पे डीन के साइन एंड स्टैम्प लगेगी। तो इसमें बहुत टाइम लग गया था क्योंकि डीन काफ़ी बिजी थे, पहले वो क्लास ले रहे थे एंड देन उनके काफ़ी काम होते हैं। तो पहले उन्होंने 1 घंटे का बोला, फिर 2 घंटे का, एंड देन कुल मिला के 3 घंटे लग गए थे डीन के साइन एंड स्टैम्प के अंदर। तो मेरे को पहले पता नहीं था कि वहाँ स्टूडेंट रूम करके एक जगह है जहाँ पर एसी वेसी लगा हुआ है, तो मेरे को पहले आइडिया नहीं था। तो मैं नीचे ही घूम रही थी एंड मेरे मच्छर वच्छर वो काटे एंड थक भी गई चलते चलते एंड ऐसा रहा। बट अगर आपको ऐसे बोले वो वेट करने को एंड 1-2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं तो आप उस स्टूडेंट रूम में बैठ सकते हैं इजीली, अच्छा रहता है, ठंडक रहती है वहाँ पर। तो ये रहेगा आपका, जैसे ही आपके ये साइन एंड स्टैम्प का काम हो जाएगा वैसे ही वो आपको इसकी 3 कॉपीज़ करके दे देंगे एंड बोलेंगे कि आप इसकी फ़ोटो ले लो। तो फिर वो जैसे ही वो 3 कॉपीज़ होगी देन आप वहाँ से निकल के वापस एंड उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप IHA करके हॉस्टल का एक ऑफिस है वहाँ पर आप जाओ। तो मैं पहले वहाँ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स बैठते हैं वो सारे आपके वहीं ऑडिटोरियम में ही बैठे थे। ऑडिटोरियम एंड कॉन्फ्रेंस रूम जो मैंने आपको बताया था कन्वेंशन सेंटर के उधर, वहीं पर वो बैठे थे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने बोला था तो मैं वहाँ गई, बट पता चला कि वो सब काम वहीं पर हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्कूल से जैसे ही आपको ये 3 कॉपीज़ मिले आपको तुरंत वापस कन्वेंशन सेंटर जाना है, वहाँ ऑडिटोरियम के अंदर
एकदम सेंटर में वहाँ पर नीचे वो बैठे रहेंगे। एक तो लाइब्रेरी कार्ड वाले एंड एक जो आपका स्टूडेंट आईडी जो है वो वाले, और ये दोनों आपको बनवाने रहेंगे। एंड हॉस्टल वाले आपके कॉन्फ्रेंस रूम में रहेंगे। तो अब मैं ये कहूँगी कि आप जैसे स्कूल वाला काम हो तो आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ एंड हॉस्टल वाला काम करा दो। उसमें कुछ नहीं होता कि आपको बस एक तो आपका जो स्टूडेंट फॉलो आपका जो स्कूल से मिला है वो, एंड एक आपका प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको वहाँ देने रहते हैं। उसके अलावा 2 फ़ोटो लगती है एंड हाँ यही सब होता है। तो और जो भी वो एडिशनल होगा वो बता ही देंगे। तो ये रहता है। उसके अलावा आपको जैसे वो हॉस्टल का काम आपका हो जाएगा तो वो इन रिटर्न आपको कोई स्लिप वगैरह कुछ नहीं देंगे। आपको बस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने एंड वो बोलेंगे आपका हो गया काम। एंड उसके बाद उसके साइड में जो ऑडिटोरियम है वहाँ आप आ जाओगे जहाँ आपके पेरेंट्स वगैरह बैठे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर लाइब्रेरी का काम होएगा एंड स्टूडेंट आईडी का काम होगा। हाँ, तो आप जो इसमें भी कम स्टूडेंट्स आपको दिखे वहाँ पर आप पहले चल जाइए एंड देन वो जो स्टूडेंट फोलियो है वो ही आपका देखेंगे, वो ही सबमिट करेंगे, या स्टूडेंट आईडी वाला करेंगे बट लाइब्रेरी वाले नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। वो एक फॉर्म भरवाएंगे नॉर्मल डिटेल्स वाला, उसके अंदर लाइब्रेरी वाले में उसमें लोकल एड्रेस को खाली छोड़ना है। वो उन्होंने मेरे को बताया नहीं तो मैंने दोनों में सेम परमानेंट एड्रेस लोकल एड्रेस दोनों में सेम भर दिया, जबकि लोकल एड्रेस वाला खाली छोड़ना है, बाकी नॉर्मल डिटेल्स जो है वो। एंड उसके अलावा जो मेंबरशिप आईडी नंबर है वो मेरा फिल नहीं हुआ था वहाँ पर। तो एक बार मैंने पूछा कि ये मेरा फिल नहीं हुआ है तो उन्होंने करके दिया। 2 सर बैठे थे, उनमें से एक तो मेंबरशिप आईडी जो है वो फिल कर रहे थे, दूसरा आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर रहे थे। तो ये ऐसे हो जाएगा एंड इस तरह की आपको स्लिप मिलेगी जो लाइब्रेरी कार्ड रिसीट नाम से है। ऑडिटोरियम के सामने ही नीचे ये काम हो रहा होगा तो एक जगह जहाँ पर आपका लाइब्रेरी वाला हुआ उसके साइड में ही एक और टेबल लगी, वहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी का काम होएगा। उसमें भी कुछ नहीं है, आपको एक रजिस्टर है उसके अंदर 2 फ़ोटो लगेंगी आपकी, एक आईडी पे लगेगी एक आपकी रजिस्टर में लगेगी। रजिस्टर में फ़ोटो लगा के डिटेल्स लिखनी है नॉर्मल, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि फॉर्म में होता है, प्री एनरोलमेंट फॉर्म में भी होता है, ये स्टूडेंट जो फोलियो बन के आता है उसमें भी होता है, वो आपको लिखना रहेगा नॉर्मल डिटेल्स जो होती हैं वो। उसके अलावा एक फ़ोटो आपकी चिपकेगी उस रजिस्टर के अंदर। देन आपका आईडी कार्ड इस टाइप का रहेगा, तो इसमें भी आपकी फ़ोटो लगेगी एंड उस पर साइन होंगे एंड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको लिखनी रहेगी। एंड एक और चीज़, अगर आपने जो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल के लिए मतलब टिक किया था, जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं स्टार्टिंग में कि आपको मैनुअल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपने हॉस्टल के लिए एंड मैनुअल के लिए टिक किया था तो आपको स्कूल में भेजने से पहले जब वो आपको 2 फॉर्म ले लेंगे एंड 3 प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपके साथ ही रहेंगे, वो जब होगा तब आपको इस टाइप की एक मैनुअल मिलेगी। एंड इसके अंदर नॉर्मल जो भी हॉस्टल से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं। ये नवंबर 2023 में ये बनाई गई थी। तो ये आपका रहेगा प्रोसीजर। तो जैसे ही आपका फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, सेकंड जो स्कूल या सेंटर से आपको स्टूडेंट फोलियो मिल गया, उसके बाद आपने उसके बाद आपने हॉस्टल वाला काम करा लिया, देन लाइब्रेरी वाला करवा लिया, देन स्टूडेंट आईडी आपकी बन गई। ये पांचों काम जब आपके हो जाएंगे तब आप वहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा वो एक और चीज़ कहेंगे, जैसे अगर अपन पूछें कि सारे हो गए ना, तो वो बोलेंगे कि आप हेल्थ कार्ड और बनवा लो। बट वहाँ पे क्योंकि कोई भी हेल्थ कार्ड नहीं बनवा रहा है एंड पता भी नहीं है आपको कि कितना टाइम उसमें लगेगा या वो सर अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो आई वुड से कि आप वो फुर्सत में बाद में बनवा लीजिएगा। एंड ये पांचों काम होने के बाद आप एक बार उनसे कंफर्मेशन लेके वहाँ से जा सकते हैं। रही बात फर्दर नोटिस की इंफॉर्मेशन की, तो ये रहेगा क्योंकि अपन ने हॉस्टल वाला वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी है, तो वो ऐसा रहेगा कि या तो मेल आएगी, जैसे उन सर ने बताया था कि आपको या तो मेल आ जाएगी कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला कि नहीं मिला एंड ऑल। ऐसे वो बता रहे थे कि गर्ल्स को सबको जनरली हॉस्टल या डॉर्मेटरी कुछ भी मिल जाता है, बट बॉयज़ को कई बार नहीं भी मिलता है। तो ये वो बता रहे थे कि मेल आएगी आपको कि आपको कहाँ मिला है, किधर मिला है कि नहीं मिला है।
एंड मेल आएगी या फिर आपको साइट पे चेक करना रहेगा। और अगर आप जैसे आप इस कॉन्फ्रेंस हॉल में से जैसे वो बोलेंगे कि आप स्कूल जाओ, स्कूल या सेंटर जो भी आपका है वहाँ पे जाओ, तो अगर आपको नहीं मिले, आपको जैसे मैंने पूछा था एक दो से, तो वो बोले कि नहीं हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ है आपका वाला, क्योंकि जो मेरा वाला उसमें कम स्टूडेंट्स हैं तो नहीं था उनको आइडिया। तो फिर सिंपली आपको गूगल मैप्स खोलना है एंड वहाँ पे सर्च करके आपको वहाँ जाना रहेगा। एंड अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है या कुछ, वही आपको एयरप्लेन मोड ऑफ एंड ऑन करके देन आ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो तब आपको फटाफट सर्च करके जो भी आपका वो डायरेक्शंस आएंगी ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तुरंत आप उसको देख लो। तो मैं तो वैसे ही गई थी एक दो बार तो, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रह रहा था, तो ऐसे रहेगा। उसके अलावा कैंटीन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो तो मैं नहीं देखा। एंड जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, कास्ट सर्टिफिकेट वाली चीज़ नहीं है, तो उसके लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। एंड अगर कास्ट वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके लग रहे हैं, तो आपको वही जो मैंने बताया प्री एनरोलमेंट फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है एंड चेकलिस्ट है, उसके बाहर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। बस एक ABC ID एक्स्ट्रा मांगी जाएगी, वो आपको डिजी लॉकर पे दिखी जाती है। तो ये रहेगा। एंड बस फोटोकॉपी वाली जगह पे भी मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी इजी रहा प्रोसीजर एंड सारी चीज़ें उन्होंने तुरंत की तुरंत कर दी। तो बट डीन सर के साइन होने में टाइम लग गया, इसलिए मेरा ये रहा कि मैं 9:30 पे वहाँ पहुँच गई थी। देन 10 बजे तक मैं ना वहाँ पर स्टूडेंट वाला फोलियो लेने पहुँच गई थी स्कूल सेंटर में। तो 9:30 से 10 तक मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल में काम चल रहा था। उसके बाद 10 बजे जैसे मैं स्कूल में वहाँ पहुँची, तो काइंड ऑफ हाफ एन आवर में मेरा वो काम हो गया फॉर्म भरने वाला। तो 10:30 तक, 10:30 से लेकर मैंने 1 बजे तक डीन सर का वेट किया काइंड ऑफ। तो जैसे ही डीन सर के साइन हुए तो 1 बजे 1:15 तक मेरा फ़ोटोकॉपी वगैरह वो सब मैं लेके गई वापस ये कॉन्फ्रेंस हॉल में हॉस्टल वाला काम कराने। तो कुल मिला के मेरा टोटल, मैं वहाँ से फ्री हो गई थी, मैं बता देती हूँ आपको, मैं वहाँ से 4:30 बजे तक फ्री हो गई थी। तो लाइक काइंड ऑफ 9:30 से लेके 4:30 इतना मुझे लग गया था। अगर आपके स्कूल या सेंटर वाले आपको जल्दी फ्री कर दें, डीन वगैरह के साइन आपके जल्दी हो जाएं, तो बहुत ईजीली आपका पूरा प्रोसीजर ईजीली जल्दी से हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आई। एंड बस यही है कि अब हॉस्टल की लिस्ट आएगी एंड देन फिर हॉस्टल का जो भी प्रोसीजर डिटेल्स रहेंगी वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।